आज की चर्चा में संविधान विशेषज्ञ डीके दुबे जी है। आपका स्वागत है दुबे जी। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ टीपीएस त्यागी जी है। त्यागी जी आपका स्वागत है। आप वीर चक्र प्राप्त सैनिक है भारत माता के। हमारे साथ संघ विचारक के नाम से मनीष राय जी जुड़े हैं। डॉक्टर मनीष राय आपका स्वागत है। हमारे साथ एसपी गुप्ता जी है, रिटायर्ड आईएएस है और गौ भक्त है, जाने माने समाज सेवी है। मैं पहले प्रश्न से प्रारंभ करना चाहूंगा। हमारे साथ जो पैनल है उनके साथ, और हम एक एक करके उसके ऊपर आगे भी बढ़ेंगे। जो लोगों ने हमको प्रतिक्रिया भेजी है, इन प्रतिक्रियाओं को ट्विटर पर हम यहां नीचे स्क्रॉल में भी चला रहे हैं। ट्विटर की प्रतिक्रियाएं, जो प्रतिक्रिया आपके द्वारा भेजी है, लाइव स्ट्रीम पर आने वाली प्रतिक्रियाओं को भी हम लेंगे और इन सारी प्रतिक्रियाओं को लेकर हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया सबकी लेते हैं। सबसे पहले मैं डीके दुबे जी के पास चलता हूं। दुबे जी, हमारा पहला प्रश्न है कि जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रिपोर्ट तक नहीं दे रही है, क्या वो न्याय करेगी अपेक्षा है? अगर नहीं है तो जो रिपोर्ट तक नहीं दे सकती उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? बिल्कुल कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को आज राज्यपाल महोदय ने बुलाया है और इस समय 5 लोगों की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टीम वहां पर है। तो ममता बनर्जी के ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ममता बनर्जी बिल्कुल इस मामले में कोऑपरेट नहीं कर रही है, लेकिन ऑलरेडी हमारी जो टीमें वहां पर काम कर रही है। राज्यपाल महोदय ने जो बुलाया है तो चीफ सेक्रेटरी को देना ही पड़ेगा, और हाईकोर्ट ने भी तलब किया, तो आज या कल में उनको देना ही पड़ेगा। तक नहीं देना, क्या ये तंत्र की विफलता नहीं मानी जाए? नहीं, अभी बहुत अर्ली होगा। हमें लगता है कि भी 2 दिन बने सरकार को हुआ है, इसलिए मैं ये दुबे जी से नहीं, मैं आदमी ये भाषा बोल रहा है, लेकिन क्या संविधान ये छूट देता है क्या? दुबे जी से जानते हैं। दुबे जी, आक्रोश लोगों में बहुत है और लोग विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये वही सामान्य बातें हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति असामान्य अपेक्षा कर रहा है। क्या संविधान ये छूट देता है? दुबे जी, देखिए, ऐसा है कि आर्टिकल 356 अगर आप लगा देते हैं आज की तारीख में, तो चूंकि सरकार अभी 3 दिन पहले ही बनी है, इसलिए कोर्ट में जाकर मामला फंसने वाला है, 100% फंस जाएगा। और क्यों? क्योंकि उससे पहले चुनाव आयोग के हाथ में सरकार थी और चुनाव आयोग उस पर काम कर रहा था। इसलिए चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 मई तक है। 2 मई के बाद ममता बनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन मुझे लगता है आर्टिकल 244 इसमें एक तरीका हो सकता है। आर्टिकल 244 के तहत जो पार्टिकुलर एरिया है, उस एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया जा सकता है और सीधे सेंट्रल उसको गवर्न कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दार्जिलिंग को गवर्न कर रहा है। किसको गवर्न कर रहा है? आज जैसे एक दार्जिलिंग गवर्न करते हैं ना, दार्जिलिंग का जो एरिया है, हाँ, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन बनती है वो सेंट्रल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सेंट्रल फोर्सेस वहां पर रहती है। तो कोई पार्टिकुलर एरिया, कोई एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे ये 24 परगना का मामला है, तो आर्टिकल 244 का इस्तेमाल इस समय किया जा सकता है। वो सरकार को देखना पड़ेगा कि वो क्या क्या रिपरकेशन होंगे और क्या हो सकता है। लेकिन पूरे स्टेट में 294 विधानसभाएं, 292 विधानसभाएं हैं। उन विधानसभाओं में पूरा एक साथ 356 लगाएंगे तो कोर्ट में फंस जाएगा ये 100%। फिर केंद्र की और ज्यादा वो हो जाएगी। और अगर मैं कहूं कि कोर्ट में नहीं फंसेगा तो फिर चुनाव ही दूसरा रास्ता है, और चुनाव आप 6 महीने के अंदर फिर से करवाएंगे और सिचुएशन फिर से वैसी हो गई तो फिर कैसे कंट्रोल करेंगे? तो मुझे लगता है कि सेंट्रल को इस पर डायरेक्ट एक्शन सरकार गिराने की बजाय जो और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है वो डायरेक्ट लेने चाहिए इस समय। और उसको लेने के लिए मुझे लगता है जो 5 लोगों की कमेटी बनाई है और उसको वहां पर भेजा है ऑन ग्राउंड। आज वो राज्यपाल से भी कल मिले और ग्राउंड पर जाकर जो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे तय कर सकती है कि उसको क्या करना है उस जिले में पर्टिकुलर। जी, संविधान विशेषज्ञ के तौर पर आपका कहना है, लेकिन लोग जब भावनाओं में बात करते हैं या जिसको असामान्य स्थिति की बात होती है तब ये बात नहीं होती। स्थिति कितनी असामान्य है। दुबे जी से ही मैं पुनः शुरू करता हूं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है कि क्या विरोधी पक्ष के या सीधे कहे तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के महिलाओं के बलात्कार, उनकी घरों की महिलाओं की इज्जत लूटना, गैंगरेप करना,
हत्या करना, लूटना, ये भी कैसे संविधान आखिर देखता है दुबे जी? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि इस तरह की घटनाओं पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके साथ केंद्र की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन 356 की जो आवाज देश में उठ रही है वो अभी सोल्यूशन नहीं है और वो कोर्ट में फंस जाएगा। इसलिए इस एरिया को डायरेक्टली केंद्र सरकार अपने कंट्रोल में ले सकती है। कानूनन प्रावधान है, अगर प्रावधान आपको बिल्कुल क्लियर नहीं बनते तो उस पर कैबिनेट बैठक बुलाकर प्रावधान बनाए जा सकते हैं और पार्टिकुलर एरिया को सीधा कंट्रोल केंद्र कर सकता है और उस पर एएफएसपीए लगाया जा सकता है, उस पर सीआरपीएफ भेजी जा सकती है, सीधा कंट्रोल कर सकती है अगर। लेकिन उससे पहले कुछ संवैधानिक जो बैकग्राउंड हैं, रिपोर्टें हैं, वो तैयार करनी पड़ती है। इसलिए 5 लोगों की वहां पर एक कमेटी ऑलरेडी है, आज वहां पर काम कर रही है। मुझे लगता है कल तक वो अपनी रिपोर्ट देंगे और कल शाम तक केंद्र सरकार कुछ न कुछ उस पर एक्शन लेगी जरूर, जैसा मुझे लगता है। और इस पूरे जिले को कंट्रोल में लिया जा सकता है केंद्र के द्वारा और ले लेना चाहिए मेरे ख्याल से इस परिस्थितियों में। दुबे जी, इसके पहले इस संवैधानिक प्रोविजन का हिंदुस्तान में कभी उपयोग हुआ है? मैं आपको कह रहा हूं ना, दार्जिलिंग में हिंसाएं होती रही, बोडो में हिंसाएं होती रही, 10 राज्यों में कई स्थानों को शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया जा चुका है जो केंद्र सीधा कंट्रोल करता है उस पर, और केंद्र की एएफएसपीए वहां लागू हो जाती है, केंद्र की फौजें वहां पर पड़ी हुई हैं। केवल जो सिविल का काम है, यानी कि जो डेवलपमेंट का काम है, वो स्टेट करता है, बाकी सिक्योरिटी केंद्र के हाथ में आ जाती है। इसलिए कोई नया काम नहीं। आप 5वां शेड्यूल उठाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा वो। मतलब बंगाल का जो असंवेदनशील क्षेत्र है, केवल वहीं पर यह करने की जरूरत है। जी, वहां पर मुझे लगता है कि वहां पर सीधा कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप सरकार गिरा देते हैं वहां पर तो 48% हम कुछ नहीं कह रहे। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। हमें ये संवैधानिक लकीर के फकीरों वाली बात नहीं करते हैं। हम कह रहे हैं कि न्याय चाहिए जी। जो कहते हैं कि सिस्टम का विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगता है, क्या किसी राज्यपाल को ट्विटर जैसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से मुख्यमंत्री से संवाद करना पड़ता हो? जिस राज्यपाल की पूरी स्थिति किसी लाचार की तरह दिख रही हो, क्या वहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था जो है, जो तंत्र है, वो विफल हो गया, ऐसा नहीं मानेंगे? नहीं, आप बिल्कुल मानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था वहां विफल हो रही है, लेकिन उसकी एक प्रोसीजरल मैकेनिज्म है। मुंबई का एक जजमेंट है आर्टिकल 356 को लेकर, इसलिए वो चीजों पर रिपोर्ट भी अगर कोई बनाएगा तो वो राज्यपाल महोदय बनाएंगे। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया हुआ है, चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से वो रिपोर्टें लेंगे। ममता बनर्जी भले ही ना दे रही हो, रिपोर्टें लेंगे, उन रिपोर्टों के आधार पर वो अपनी रिकमेंडेशन केंद्र को भेजेंगे। तो एक सिस्टम है, थोड़ा सा समय तो उसमें लगता है, क्योंकि ये स्थिति अलग एनोमली टाइप की है, क्योंकि सरकार 2 दिन पहले 3 दिन पहले बनी है। अगर ये सरकार 6 महीने पहले बनी होती तो 356 लगाने में 1 सेकंड नहीं लगता और केंद्र सरकार उस पर लगा सकती थी। लेकिन अभी 4 दिन पहले सरकार बनी, इसलिए ये नई एनोमली है, और नई एनोमली के तहत गवर्नर को वहां की स्थिति की जानकारी पूरी लेनी, एक कमेटी नियुक्त करनी, उसको अपनी संवैधानिक मशीनरी फेल हुआ इसको ऑन डॉक्यूमेंट करना और केंद्र को रिकमेंडेशन करना। एक प्रोसीजर है, उसमें 1-2 दिन तो लगता ही है। मुझे लगता है कि वो आज उन्होंने तलब किया है चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, वहां ग्राउंड पर रिपोर्ट है, वहां के अधिकारियों को रिपोर्ट। मैं आपको बताता हूं, जादवपुर यूनिवर्सिटी में जिस समय मैं वहां एक वक्तव्य देने गया था आर्टिकल 370 का, और बाबुल सुप्रियो के साथ मैं फंस गया था, तो राज्यपाल महोदय स्वयं सरकार को साइड करते हुए हमें बचाने गए थे। इसलिए वो काम हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय मुझे लगता है 1-2 दिन का देना चाहिए, और 1-2 दिन में जो रिपोर्ट वो बनाकर अपनी दें, क्योंकि जैसे ही आप रिकमेंडेशन करेंगे तो तुरंत कोर्ट इन्वोक हो जाएगा, और जैसे ही कोर्ट सामने आएगा तो मुझे लगता है कि फिर अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं और बढ़ने वाली हैं। इसलिए ये संवैधानिक मशीनरी फेलियर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम से ही आना चाहिए। सामान्यतः ये कहते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय भी ये कहता है कि रियरेस्ट ऑफ रियरेस्ट जब घटना होती है, केस होती है, तो फिर उसमें रियरेस्ट ऑफ रियरेस्ट या संविधान में जिसका उल्लेख नहीं किया गया, ऐसा भी विचार या आदेश या निर्णय किया जा सकता है। तो ये तो स्वतंत्रता के बाद का रियरेस्ट ऑफ रियरेस्ट उदाहरण है।
नहीं किया जा सकता है, मैं आपसे कह रहा हूं ना, रेयरेस्ट पर रेयरेस्ट है, उसकी रिपोर्ट भी तो बनेगी ना, उस पर ग्राउंड रियलिटी की ग्राउंड फैक्ट चेकिंग भी तो होगी ना, ग्राउंड देखिए वो उस जमाने की बातें हैं जब वीडियो नहीं होते थे, उस जमाने की बातें हैं जब केवल कुछ साक्ष्य लेकर लिखे जाते थे। अब तो वीडियो है, सबूत है, लाइव में फेसबुक लाइव हुए हैं कई घटनाएं। अब तो वो जमाना नहीं रहा ना, अब तो ई की बातें हो रही है ना, सारा ई कम्युनिकेशन है। अगर सब कुछ इंस्टा है तो फिर ये न्याय क्यों इंस्टा नहीं हो सकता? नहीं सर, फिर भी आपको देखिए, मैं कोर्ट की भाषा जानता हूं, कोर्ट की भाषा में हमको रियलिटी चेक करना होता है, जो वीडियोस हैं उनकी भी फॉरेंसिक होती है, उस फॉरेंसिक के बाद ही कोर्ट उस पर विश्वास कर सकता है, अदरवाइज सीधा विश्वास नहीं करता। तो वो राज्यपाल जो बैठे हुए हैं उनको थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा आपको कि वो वहां पर फैक्ट चेक करके ही अपनी रिपोर्ट बनाएं। दुबे जी एक प्रश्न यहां पर फेसबुक लाइव में शरद पाटिल पूछ रहे हैं। दुबे जी प्रश्न आपसे है, उनका कहना है कि आप कोर्ट को कन्विंस करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, इस बात से हम सहमत हैं, परंतु स्वयं कोर्ट ही ऐसे केस में सो मोटो इतने सारे वीडियो दिखने के बाद भी क्यों नहीं ले रहा है? दुबे जी देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने उस पर संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट मांगा है और उसके साथ साथ तुरंत कार्रवाई के ऑर्डर किए हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि कोर्ट नहीं कर रहा है, कोर्ट ने किया है और कोर्ट एक्शन में है इस लेकिन समय। ये तो हाईकोर्ट के कार्य क्षेत्र के बाहर है। वहां के सरकार पर किसी प्रकार की बड़ी कार्रवाई करना हो तो सुप्रीम कोर्ट की तैयारी की बात कर रहे हैं आप, जो संवैधानिक प्रोविजन की बात हो रही है। नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट के पास उतनी ही पावर है जितनी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। इसलिए हाई कोर्ट जो एक्शन ले रहा है वो भले ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने आए, लेकिन हाई कोर्ट को भी सेम पावर है। क्या वो एक्शन सो मोटो है? क्या वो एक्शन सो मोटो है या किसी के अर्जी पे हुआ है? नहीं, सू मोटो एक्शन नहीं है, वो भाजपा समर्थित कुछ लोग वहां पर गए हुए हैं कोर्ट में और उन्होंने पिटीशन लगाई हुई है। तो प्रश्न ये है कि क्यों सू मोटो नहीं है? नहीं, सू मोटो तो जब तक होता, क्योंकि 3 दिन पहले पिटीशन गई थी और जब जैसी घटनाएं हुई वैसी पिटीशन चलेगी, तो कोर्ट को भी 1-2 दिन लगता है मामले की एविडेंस लेने में, इसलिए उससे पहले ही पिटीशन चली गई थी वहां। लेकिन लखनऊ में दंगाइयों का होल्डिंग जज साहब ने गाड़ी से जाते हुए देखा और कोर्ट में जाके आदेश दे दिया कुछ मिनटों में। हाँ, तो वो देखिए, ऐसा है ना कि मैंने कहा जिसके संज्ञान में पहले सीधा आता है वो उस पर एक्शन लेता है, कोर्ट सू मोटो लेता है। उससे पहले पिटीशन चलेगी तो पिटीशन पर संज्ञान ले लिया। कुल मिलाकर कोर्ट के संज्ञान में मैटर आता है, चाहे वो सीधा डायरेक्ट आए या किसी पिटीशन के माध्यम से आए, कोर्ट को एक्शन लेना होता है। कोर्ट उस पर अपनी संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करता है, कोर्ट ने शुरू कर दी है, इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि कोर्ट उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है या लोगों का क्यों नहीं लिया। वो जो 5 लोग हैं वो कौन है और उनके रिपोर्ट को कितना महत्व रहेगा? एक्चुअली जो केंद्र ने 5 लोगों को भेजा है, नहीं, हाईकोर्ट नहीं, हाईकोर्ट ने 5 लोगों को नहीं, हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को बोला है और वहां के एडवोकेट जनरल ने बोला है कि हम 2 दिन में एफिडेविट लगाते हैं पूरी की पूरी सूचना कलेक्ट करके कि वहां की ग्राउंड स्थिति क्या है। और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया उन्होंने, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी से ही हाईकोर्ट सीधी बात करेगा, तो चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने तलब किया है। बिल्कुल। और जो केंद्र से कमेटी गई है उसको कितने अधिकार हैं? देखिए, केंद्र से कमेटी गई है, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, वो सीधी जाकर ग्राउंड पर रिपोर्ट बनाएगी। मामला एनएसए को देना है कि सीबीआई को देना है कि क्या रियलिटी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू करेगी कि उसको क्या एक्शन लेना है। एक्चुअली ये सारी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कोई भी सरकार कोई सीधा एक्शन नहीं ले सकती, इसलिए वो अपनी टीम भेजकर ही पूरी ग्राउंड रियलिटी जानने का प्रयास करते हैं। उन परिवारों के पास जाएंगे, वहां के जो क्रिमिनल केसेस हुए होंगे उन केसेस को स्टडी करेंगे और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देखेंगे, पुलिस प्रशासन को तलब करेंगे। क्योंकि ये सेक्रेटरी लेवल के हैं, सारे आईएएस ऑफिसर हैं केंद्र के, इसलिए वहां का जो एसपी, एसएसपी और जो भी रहेंगे वो सब उनके मातहत ही आते हैं। चीफ सेक्रेटरी भी इवन उनके मातहत आता है, इसलिए पूरे शिकंजा कस के और जो जो एक्शन ले सकते हैं वो रिकमेंड करेंगे सरकार को, सरकार उस आधार पर एक्शन लेगी। जो मुख्यमंत्री गृह मंत्री को अपने राज्य में आने से रोके, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड होना न दे, सीबीआई को गिरफ्तार करे, क्या वो केवल ऐसे अधिकारियों को कोई महत्व देगी?
नहीं, बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है, वो महत्व तो नहीं देंगी, लेकिन केंद्रीय पावर है ना, कि केंद्र के पास पावर है, होम अफेयर्स को पावर होती है, इसलिए उस पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर गए हैं। वो राज्य वहां कॉपरेट करे ना करे, लेकिन इनको तो सीधा सीधा इंटरवेंशन का राइट है ना। इनको तो आईएएस ऑफिसर्स को और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको सीधा कंट्रोल करना है, तो ये सीधा उनको कंट्रोल करेंगे और डायरेक्शन इशू करेंगे। आर्टिकल 256 के डायरेक्शन ऑलरेडी होम सेक्रेटरी ने जारी कर दिए हैं राज्य को, लेकिन राज्य उसको नहीं मान रहा है या ना माने तो भी सीधी सीधी जो कमेटी गई है वो कमेटी वहां पर सीधा डायरेक्शन देने में सक्षम है। बिल्कुल। हमारे साथ चारों का पैनल जुड़ा हुआ है और मेरे पास यूट्यूब से भी कई प्रश्न आ रहे हैं। जो हृदेश कुमार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्टर की गाड़ी पर हुए हमले की वीडियो देखी कि नहीं दुबे जी? नहीं, देखिए, मिनिस्टर की गाड़ी पर हमले जो हुए हैं, देखिए हमारे यहाँ की एक बड़ी सिस्टमैटिक बात है कि अगर कोई वीडियो किसी प्रकार से आई है तो वो पहले फॉरेंसिक जाएगी। ऐसा तो नहीं वो डॉक्टरेट हो, ऐसा तो नहीं उसमें कुछ काटपीट की गई हो, इसलिए संज्ञान कोर्ट सीधा लेता है, लेकिन उस पर फाइनल ऑर्डर तभी करता है जब उसका क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है, एविडेंस एक्ट में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए उसका ये एविडेंस एक्ट जो आप बोल रहे हैं कब का है? मैं क्या समझा नहीं। ये जिस एविडेंस एक्ट की हम बात कर रहे हैं ये तो अंग्रेज के जमाने का है। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, कब का है थोड़ा बताइए, हमारे दर्शकों को पता चले। देखिए, ये तो हमारे देश ने 1947 के बाद ही गलती कर ली थी कि हमने सब कुछ नए सिरे से नहीं शुरू किया। हमने उन कानूनों को बाकायदा कंटिन्यू रखा, उसमें अमेंडमेंट लेकर आए, तो वो तो 1947 के बाद ही गलतियां हो गई थी, लेकिन आज की तारीख में जो है वो स्थिति है, वही कोर्ट में हम लेकर जाते हैं। एविडेंस एक्ट मेरे ख्याल से 1800 कुछ का है, 1872 का देना चाहिए। मैं आप चारों को पहले एक बार पोल बताना चाहता हूं कि हमारे दर्शकों ने कितना प्रतिशत का, फिर मैं दुबे जी की कमेंट लूंगा कि क्या जनता के इस भावना का भी कोई भाव है कि नहीं है। आइए, मैं आपको जो प्रश्न हमने शो के शुरू में पूछा था उसी पर दोहराते हुए पूछता हूं कि क्या हिंदुओं के हत्या पर रिपोर्ट तक न देने वाली ममता सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए? 97% लोग कह रहे। दुबे जी के बाद चलते हैं। दुबे जी, शो में तो 97% लोग कह रहे हैं और जनता को भी देश भर में पूछा जाए तो यह आंकड़े में कोई विशेष फर्क नहीं होगा। हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ये फिगर बता रहे हैं जो ट्विटर पर पोल हो रहा है। क्या दुबे जी को मेरा प्रश्न है कि दुबे जी, क्या जनता के इस भावना का कोई भाव है कि नहीं कोर्ट में? देखिए, बिल्कुल भावना का भाव है, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कश्मीर के लोग इस प्रकार की बात करेंगे तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को साइड रखेंगे? इसलिए देश में संविधान है, संविधान को ध्यान में रखते हुए ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है बीआर कपूर में, जिसमें उन्होंने साफ कहा है देयर इज अ रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ रूल ऑफ द पीपल बट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको कतई भी डिटैच नहीं किया जा सकता, उसको ध्यान में रखते हुए ही कोई एक्शन लिया जा सकता है। अगर संविधान साइड में रख दिया तो जंगलराज शुरू हो जाएगा। मैं अंतिम प्रश्न आपसे कि आपको आपके अनुभव के अनुसार या इनपुट के अनुसार आपको क्या लगता है कि अब उससे ज्यादा टाइम लग गया तो फिर मानेंगे कि ये ठीक नहीं हो रहा? आप और कितना टाइम देना चाहते हैं, कितने दिन देना चाहते हैं? 7वां दिन समाप्त हुआ है, टाइम नहीं देना चाहते। वहां पर राज्यपाल एक्शन में है, वहां कमेटी बैठी हुई है, एक आध दिन में रिपोर्ट आई जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात आती है, वहां स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।